Hello dear students, once again welcoming you all to this awesome platform of education named MKJC classes. ठीक है बेटा, तो हम लोग कर रहे थे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी को कैसे छोड़ सकते हैं, इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे हम। तो इम्यूनिटी में बेटा आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटीज़ पढ़ ली, इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ लिए, इम्यूनिटी के लिए जो लिम्फोइड ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल थे वो सब कुछ हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और डीप डाइव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन, है ना। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वैक्सीनेशन पहले होगी उससे इम्यूनाइजेशन होगी या इम्यूनाइजेशन से वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन लीड्स टू वैक्सीनेशन। इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन जो वर्ड है, ये जो टर्म है, दैट इज वैक्सीनेशन। ये टर्म कहाँ से आया और ये सारा फिनोमिना पिक्चर में कहाँ से आया? वैक्सीनेशन जो टर्म है ना बेटा, ये आई है कहाँ से? द वर्ड वैका से। क्या है? VACCA, वैका। वैका का मीनिंग क्या होता है बेटा? वैका का मीनिंग होता है काऊ। अब आप कहोगे हैं वैक्सीनेशन में गाय कहाँ से आ गई, है ना। काऊ आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि बेटा आप एक चीज़ और सुनिए, हु इज़ द फादर ऑफ वैक्सीनेशन? किसको मानते हैं हम? एडवर्ड जेनर को। क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। कौन सी वैक्सीन बनाई थी बेटा? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्होंने क्या बनाई थी? डेवलप्ड वैक्सीन। कैसे लिख दिया मैंने, है ना, सीधा लिख देते हैं, डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ये जिसको बोलते थे काओ पॉक्स भी। तो अभी कुछ कुछ जुड़ना शुरू हो जाएगा, देखना देखना। वाई काओ कि देखो एडवर्ड जेनर ने बेटा सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। कैसे बनाई थी, है ना, कैसे बनाई थी बेटा? उन्होंने ना उनके टाइम में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ पर एक डिजीज़, मतलब एक क्या कहेंगे हम, एक महामारी जिसको हम बोलते हैं ना, एपिडेमिक फैल गई थी। काउस को क्या होने लग गया था? काउ पॉक्स। इट वॉज अ टाइप ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब काउ के अंदर हो रहा था तो उसको काउ पॉक्स बोल दिया। तो जो भी लोग गाय को पाल रहे थे, उनके आसपास वाले जो रहने वाले थे, उन लोगों को काउ पॉक्स हो ही नहीं रहा था। देवर रेजिस्टेंट टू दी काउ पॉक्स। और काउज में ये था, तो उसने देखा कि ये गांव की गाय के अंदर, मवेशियों के अंदर ये दिक्कत हो रही है, काऊ के अंदर ये डिजीज़ हो रही है, लेकिन जो लोग आसपास हैं वो इससे सफ़र नहीं हो रहे। उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उन्होंने क्या, उनके गार्डनर का एक बेटा था, है ना, पूरी स्टोरी आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है। वो छोटा सा 9 ईयर 7 to 9 ईयर ओल्ड, ऐसा कुछ उसका एज फैक्टर है। इतने साल का एक छोटा बच्चा था। तो उसने क्या किया, गाय को, जिसको ये स्मॉल पॉक्स हुआ था, स्मॉल पॉक्स के क्या होते हैं, क्या मतलब पता नहीं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? रैशेस ऑल ओवर दी बॉडी, ब्लड रेड ब्लड कलर के रैशेस, उनमें से धीरे 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 जब वो ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उनमें से क्या निकलनी शुरू हो जाती है? पस। तो उसने क्या किया, ये स्मॉल पॉक्स, जो काऊ को पॉक्स हो गए थे, उनमें से क्या निकाले उसने? जो पस ली ना, उस छोटे बच्चे को उस पस से क्या करवाया उन्होंने, एक तरह से, मतलब वो पस उससे एक्सपोज करवा दिया उन्होंने। तो उस बच्चे को क्या हुआ, वो बच्चा घर गया, कुछ घंटों के बाद ना उसको थोड़ा बहुत फीवर आया, अनईजीनेस हुई, लेकिन उसको काऊ पॉक्स नहीं हुआ, मतलब स्मॉल पॉक्स उसको नहीं हुआ। तो यहाँ से फिर उसने क्या किया, सेकेंड टाइम उसने क्या किया, अब जो ये काऊ पॉक्स के जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स थे, उनमें से पस को नहीं लिया, इसने काऊ पॉक्स के वायरस से ही उस बच्चे को एक्सपोज करा दिया। दिस टाइम ऑल्सो उसने कोई भी डिजीज़ डेवलप नहीं की उस बच्चे ने। तो यहाँ से एडवर्ड जेनर को ना एक कुछ आइडिया क्लिक हुआ। क्या? और वो आइडिया क्या था? उसी आइडिया के बेस पे उन्होंने क्या बनाई थी, अपनी ये वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट दी स्मॉल पॉक्स। क्या था वैक्सीनेशन में, हम क्या करते हैं यूजुअली, क्या था वैक्सीन में? जो आपका मैंने बताया था ना, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, एमेनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, और जो दूसरा होता है हमारा जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनामेनेस्टिक। मैंने ये बताया था क्या? नहीं बताया था। इसको भी लिख लेना बेटा। जो हमारे पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, विच इज़ द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स,
इसको हम और किस नेम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। और जो हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको हम किस नेम से जानते हैं बेटा, एनेमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैक्सीन से उनको क्या पता चला कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी वीकेंड पैथोजन हम बॉडी के अंदर डालेंगे तो वो वीकेंड पैथोजन, क्योंकि वो पैथोजन वीक है, सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करना, जो वीकेंड पैथोजन है अगर हम उसको किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में डालेंगे, अब जैसे उन्होंने क्या किया था काउपॉक्स के केस में, उन्होंने पस सेल्स, कुछ पस के अंदर क्या था, वीकेंड पैथोजन है ना, मरे हुए पस में क्या होता है, जो कुछ न्यूट्रोफिल्स हो गई और उसके आसपास जो भी उनके मारे थोड़ा बहुत जो पैथोजन की सेल्स होंगी, पर वो वीकेंड होंगी, डेड सेल्स होंगी, वो होती हैं पस में। तो वो पस सेल्स उसने डाली, पस सेल में क्या था, वीकेंड पैथोजन। जब वो वीकेंड पैथोजन उस बच्चे की बॉडी में गया तो बच्चे की बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में क्या बनानी शुरू कर दी, एंटीबॉडीज़। तो क्योंकि वो पैथोजन था, थोड़ा वीकेंड था, लेकिन था पैथोजन, उसके रिस्पॉन्स में जब एंटीबॉडीज़ वगैरह, जब हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो बच्चे को थोड़ा सा फीवरिश फील हुआ, है ना, लेकिन वो बीमार नहीं हुआ। तो क्या हो गया, उसकी बॉडी में पैथोजन गया तो उससे हल्का फुल्का उसे कुछ हुआ, वो पैथोजन बीमारी कोज नहीं कर पाए, क्योंकि वो पैथोजन क्या था, वीकेंड था, पस सेल में मरा पड़ा था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी उसकी पावर। तो वो वीकेंड पैथोजन के रिस्पॉन्स में उस बच्चे की बॉडी ने क्या डेवलप कर ली, एंटीबॉडी। तो जब सेकेंड टाइम उसने क्या किया, वीकेंड पैथोजन पस नहीं डाली, डायरेक्टली वायरस से एक्सपोज करा दिया। तो जब वायरस उसकी बॉडी में डाला तब तो उसको डिजीज़ होनी चाहिए थी ना, उसको तब भी डिजीज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी ने ऑलरेडी, वो जो पस सेल के अंदर वीकेंड पैथोजन था ना, तब क्या बना ली थी उसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज़, और वो कहाँ स्टोर हो गई, हमारी मेमोरी सेल्स में। तो जब वो एक्चुअल पैथोजन, लाइव पैथोजन इन दी फॉर्म ऑफ ये स्मॉल पॉक्स का जो वायरस ही घुसा दिया गया जब उस बच्चे की बॉडी में, तो एंटीबॉडीज़ क्या थी, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, तो बस अटैक करना शुरू कर दिया, तो उसको बीमारी सेकेंड टाइम भी नहीं हुई। तो समझ में आया क्या किया था इन्होंने, जो पस सेल्स थी, पस सेल्स में क्या था, वीकेंड, अरे पैथोजन, और इस वीकेंड पैथोजन के अगेंस्ट क्या डेवलप कर ली गई, डेवलप्ड एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज डेवलप कर दी, ठीक है। तो अब ये तो था जब पस सेल से इसको करवाया, ये था एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, या जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, कि पस सेल से जब एक्सपोज कराया तो बच्चे में थोड़ा बहुत फीवर वीवर ये वो आया, अनईजीनेस भी, बीमार नहीं हुआ। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब वायरस से बच्चे को एक्सपोज कराया, वायरस क्या था, लाइव पैथोजन था, वीकेंड भी नहीं था, अच्छा खासा इफेक्टिव पैथोजन था, नो डिजीज। क्यों नहीं थी, ये जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज थी वो उस पैथोजन से लड़ने लग गई, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई थी। फर्स्ट टाइम में जब एमनेस्टिक रिस्पॉन्स था, पहली बार जब वो पैथोजन अंदर गया था तो बीमारी कोज कर सकता था, लेकिन उस टाइम वो कैसा था, पस सेल की फॉर्म में था, वीक था, ठीक है। सिर्फ उसके रिस्पॉन्स में क्या हुई, बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली, जिसकी वजह से थोड़ा अनईजीनेस और फीवरिश फील हुआ उस बच्चे को। लेकिन जब एक्चुअल में वो वायरस गया बॉडी के अंदर तो उस टाइम उसने क्या दिखाया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं एनेमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मेमोरी सेल में थी, तो फटाफट जो है एंटीबॉडीज़ ने सिर्फ डिवाइड किया अपना नंबर, प्रोलिफरेट हुए, फटाफट से पैथोजन के साथ फाइट करना शुरू कर दिया, तो बच्चा इस बार भी डिजीज़ नहीं हुआ। तो यहाँ से एडवर्ड जेनर को क्या क्या आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि कोई भी डिजीज़ है अगर उसके अगेंस्ट हम पहले ही अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, मतलब वो पैथोजन वीकेंड फॉर्म में या किसी और फॉर्म में अगर हम अपनी बॉडी के अंदर डलवा लें जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, मतलब बीमारी होने से पहले ही उसकी एंटीबॉडीज़ हम अपनी बॉडी के अंदर डेवलप करवा लें, तो हमें वो डिजीज़ कभी भी नहीं होगी। तो इसीलिए ही बचपन से हमारे पैदा होते ही हमें वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर देते हैं हमारे पेरेंट्स। क्यों करवाते हैं, कि वो बीमारियां जिनका हमें लगने का खतरा हो सकता है, कल को हम उन बीमारियों की विक्टिम बन सकते हैं, उनकी एंटीबॉडी, जब हम बीमार होंगे तब एंटीबॉडी बनेंगी। तो जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जितनी भी बीमारियां लगने की प्रोबेबल चांसेस हैं, उन सभी बीमारियों के ऑलरेडी पैथोजेंस वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिए जाते हैं, और उनके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी पहले ही एंटीबॉडीज़ डेवलप करके हमारी बॉडी को क्या कर देती है, इम्यूनाइज। समझ में आया।
तो वैक्सीनेशन से हम क्या करवा रहे हैं, पैथोजन को एंटर करवा रहे। कैसा, लाइव नहीं करवाते, लाइव करवा भी रहे हैं तो लाइव इतना वीक होता है, इतना वीक होता है कि वो इन्फेक्शन कोज ना कर पाए आपकी बॉडी के अंदर। तो वीकेंड पैथोजन, जिसको हम एटेन्यूएटेड पैथोजन भी बोलते हैं, बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो वो हम बॉडी के अंदर डालेंगे। उसके रिस्पॉन्स में बॉडी बीमार तो होगी नहीं, लेकिन एक फ़ायदा होगा कि एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। बस हम क्या हो गए, वैक्सीनेशन कराया था और हम उस वैक्सीनेशन से क्या हो गए, इम्यूनाइजेशन आ गई, मतलब हम इम्यूनाइज हो गए। इम्यूनाइज कैसे हो गए, हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पांस दिया, एंटीबॉडीज़ बना ली और एंटीबॉडी लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम इज़ रेडी टू फाइट विद दैट पैथोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इम्यूनाइज हो गए। तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद इम्यूनाइजेशन होती है। इम्यूनाइजेशन डजंट लीड टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन। तो जब हम पैथोजन बॉडी के अंदर घुसवाएंगे, तभी मैंने इसको बाद में लिखा है, जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, है ना, कैसे आर्टिफिशियली करवा रहे हैं हम, कैसा पैथोजन, वीकेंड पैथोजन, अभी लिखूंगी मैं, तो हम अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का मतलब समझ आ गया, वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या होता है, वैक्सीनेशन का मीनिंग होता है टू इंजेक्ट वीकेंड और एटेन्यूएटेड पैथोजन इनटू द बॉडी। किसी भी वीकेंड या एटेन्यूएटेड पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर करवा दी, है ना। पैथोजन की बजाय बेटा ज़्यादा अच्छा वर्ड लिखना रहेगा एंटीजन, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या हो गई, इम्यूनाइज। तो इम्यूनाइजेशन क्या होती है, इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज in response to this pathogen या एंटीजन। तो इसके रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देगी, तो हम कहेंगे हम अब इम्यूनाइज हो गए। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन के टाइम में हम कोई पावर नहीं डल जाती हमारे अंदर, कोई केमिकल या कुछ ऐसा नहीं डाल देते कि लो अब हमें वो बीमारी हो ही नहीं सकती। क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम उसी बीमारी का पॉजिटिव एजेंट अटेन्यूएटेड फॉर्म में, डेड फॉर्म में, या लाइव है तो वो अटेन्यूएटेड होगा, वीक होगा, उस फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा रहे हैं, ताकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो, हमारी इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो और उसके अगेंस्ट क्या बना दे, एंटीबॉडीज़। अब देखो कितने ईजिली हमने इसको पढ़ लिया और कितनी बार रिपीट कर करके मैंने इसको समझाया है। तो बच्चों, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को प्लीज़ ध्यान से सुनना और दोनों को समझने की अलग अलग कोशिश करना, है ना। गुच मुच नहीं करनी है कि इम्यूनाइजेशन क्या था, वैक्सीनेशन क्या था, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ऐसे समझा दिया आपको। चलो अब है टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन कैसी होती है, कितने टाइप की होती है बेटा, आज के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। हमारे पास क्या है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। समझ तो आ गया ना, वैक्सीनेशन क्या है, पैदा होते या बीसीजी, डीपीटी, ये सब इंजेक्शंस लगवाने चल पड़ते हो ना, एमएमआर, पोलियो, आईपीवी की फॉर्म में भी ले रहे हो, ओपीवी की फॉर्म में भी ले रहे हो, ये सभी के सभी क्या करवा रहे हैं, हम अपने आप को इम्यूनाइज करवा रहे हैं अगेंस्ट ऑल दोज डिजीजेज। कैसे इम्यूनाइज हुए हम, बाय मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन, हमने वैक्सीन लगवा ली तो हमें इम्यूनाइजेशन आ गई, हम इम्यूनाइज हो गए। समझ गए, वैक्सीन से इम्यूनाइज होते हो। वैक्सीन में क्या था, पैथोजन, इम्यूनाइजेशन में क्या हो गया, उस पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी, नाउ यू आर सेफ अगेंस्ट दैट डिजीज। चलिए, तो पहले टाइप का बेटा जो वैक्सीन है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अब बच्चे ना बड़े दुखी होते हैं बेटा, इस वाले टॉपिक को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और ये टाइप्स ऑफ वैक्सीन। दूसरी है हमारे पास बेटा सेकंड जनरेशन वैक्सीन, और थर्ड है बेटा हमारे पास जिनको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो ये 3 टाइप की हमारे पास वैक्सीन आज के टाइम में उपलब्ध हैं है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। क्या होता है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में बेटा,
वी यूज होल पैथोजन। होल का मतलब क्या है यहाँ पे? कंप्लीट पैथोजन इज इंजेक्टेड इनटू बॉडी। बॉडी के अंदर पूरा का पूरा पैथोजन डाल दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो पैथोजन है बेटा, ये दो तरीके का हो सकता है। ये लाइव भी हो सकता है और ये डेड भी हो सकता है। लाइव पैथोजन मैडम, ये तो डिजीज कोज करेगा ही करेगा। अगर लाइव होगा तो वो कैसा होगा? वो होगा एटेन्यूएटेड, या जिसको हम क्या बोलेंगे? वीकेंड। उसके अस्त्र शस्त्र हथियार उसके पास नहीं है, उसके बिना वाला पैथोजन, मतलब बॉडी के अंदर घुस गया तो कोई बीमारी कोज नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एटेन्यूएटेड। समझ गए? पैथोजन अगर वो लाइव है। अगर डेड है, डेड का तो क्या प्रॉब्लम है? डेड है या हीट किल्ड है। ऐसा पैथोजन अगर बॉडी के अंदर एंटर कराया जाए तो क्या करेगा? देयर विल बी नो डिजीज। इन दोनों से क्या होगी? देयर विल बी नो डिजीज। लेकिन पहली बार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, बॉडी में अकड़न हो सकती है। वो किस वजह से होता है? कि फर्स्ट टाइम पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जा रहा है ना उस वैक्सीन, मतलब उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या डेवलप करी है? एंटीबॉडी। तो उससे वो थोड़ा सा अनईजीनेस, हल्का सा फीवर हमें फील होता है और कुछ भी नहीं। तो अब अगर आप वीकेंड या अटेन्यूएटेड वायरस पैथोजन यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी वैक्सीन है ऐसी जिसमें ऐसा वायरस हम यूज़ करते हैं? लाइव वायरस, लाइव बट वीकेंड। कौन कौन सी हैं वो? एक तो है MMR वैक्सीन। MMR पढ़ के आए हैं ना हम, रूबेला, मीजल, मम्प्स, है ना? रूबेला तो वैक्सीन का ही नेम है। उसके बाद है हमारे पास दूसरी क्या आ जाती है हमारे पास? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या बोलते हो इसको? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये सारी की सारी में क्या डलता है? लाइव पैथोजन जाता है बॉडी के अंदर। क्या जाएगा? लाइव पैथोजन। लाइव है लेकिन ध्यान रखना, लाइव से डरना नहीं है। वो कैसा है? एटेन्यूएटेड है, वो वीकेंड है, कुछ नहीं कर सकता। बस वो जाएगा, क्या करेगा? हमारी बॉडी सिर्फ उसके अगेंस्ट क्या दिखाएगी? अब यहाँ ना एक चीज़ और बताऊंगी मैं। ये जो भी पैथोजन की बजाय मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे को पैथोजन बोलने की आदत पड़ गई। आप इसको मोर करेक्टली एंटीजन बोला करो, है ना? तो पैथोजन के ऊपर जो एंटीजन है उन्हीं को तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। अब ये जो एंटीजन है, हम कह रहे हैं ये डेड हो सकता है, वीक हो सकता है, तो बीमारी कोज नहीं कर रहा, तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे आएगा इसके अगेंस्ट? बेटा ये एंटीजन इस तरह का होता है कि इस एंटीजन के पास ना, जब ये डिसाइड होता है कि इससे वैक्सीन बनाई जाए, तो एंटीजन के पास क्या होता है? एंटीजन के पास ना दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक होनी चाहिए इम्यूनोजेनिसिटी और दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा रिएक्टिविटी। कभी भी ना ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करने के लिए किसी भी एंटीजन के पास क्या होना चाहिए? उसके पास इम्यूनोजेनिसिटी होनी चाहिए, उसके पास रिएक्टिविटी होनी चाहिए, उसके पास दोनों होनी चाहिए, या दोनों ही नॉट रिक्वायर्ड। क्या होना? इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है कि पैथोजन डेड है या वीकेंड है, मरा पड़ा है, लेकिन मरे हुआ ये ना हो, हमारा सिस्टम उसको कैसे पहचाने? उसके एंटीजन से, जो उसके नॉन सेल्फ एंटीजन है, वो एंटीजन मरा हुआ है लेकिन हमारा सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करना चाहिए। कैसी होनी चाहिए उसकी कंडीशन? मरा भी हुआ है तो ये नहीं हमारी बॉडी, अरे तो मरा पड़ा, निकाला इसको बाहर, हमें क्या करना है, ये तो पहले ही मरा पड़ा, हम नहीं बनाते एंटीबॉडीज़, नहीं। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब समझ रहे हो? हमारे इम्यून सिस्टम को वो इवोक कर पाए, जगा पाए कि देखो मैं आ गया, चाहे मैं मरा हुआ हूँ, मैं आ गया। तो इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जनरेट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। दूसरी चीज़ रिएक्टिविटी, कि एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट रिएक्ट करे। एंटीबॉडी और एंटीजन की क्या हो? रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ एंटीजन के पास होनी चाहिए, फिर चाहे वो मरा हुआ हो, वो चाहे वीक हो। तो ये एंटीजन की भी बेटा दो प्रॉपर्टीज़ याद रखना, ठीक है? तो अब ये तो हो गई लाइव या अटेन्यूएटेड। अब ये दूसरा है, अगर डेड या हीट किल्ड डाला है, ऐसी वैक्सीन कौन सी होती है बेटा? ऐसी वैक्सीन होती है IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, है ना, जिसको हम बोलते हैं IPV।
साक्स वैक्सीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये है बेटा हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती हैं, जिसमें एज इट इज़ पूरा पैथोजन को ही डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर थ्रू इंजेक्शन, इंजेक्ट करवा दिया है, तो वो पैथोजन लाइव होगा तो वीकेंड होगा, बीमारी कोज नहीं करेगा, या फिर वो डेड होगा। ठीक है, तो डेड है तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया आईपीवी, और अगर लाइव है अटेन्यूएटेड है तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया एमएमआर एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। इनके अलावा भी बहुत सारी हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अब सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होगा, देखो फर्स्ट में तो हमने पूरा पैथोजन डाल दिया, जाओ भाई इम्यून रिस्पॉन्स अब जगाएगी बॉडी अपने आप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली अ पार्ट और फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन इज यूज्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ जो एंटीजन में जो बीमारी कोज करने वाला उसका हिस्सा था। अब एंटीजन सपोज करो कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सपोज करो कोई ग्लाइकोप्रोटीन डिजीज कोज कर रहा था, या उसकी कोई टॉक्सिन डिजीज कोज कर रही थी, है ना, या उसका कोई लिपोपोलीसैकेराइड डिजीज कोज कर रहा था, या उसका कोई भी और कंपोनेंट बॉडी का जो है कोई भी केमिकल डिजीज कोज कर रहा था। तो बस हम उस केमिकल पे, उस हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो डिजीज कोज कर रहा था, उसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आते हैं, या तो हम यूज करेंगे उसका टॉक्सॉइड, या हम यूज करेंगे उसके सेलुलर फ्रैगमेंट्स। सेलुलर फ्रैगमेंट्स टॉक्सॉइड क्या होते हैं, टॉक्सॉइड क्या होते हैं, बैक्टीरिया की टॉक्सिन्स, जैसे हमने टेटनस के अंदर पढ़ी थी। तो टेटनस की किस वजह से हो रहा था, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया क्या रिलीज कर रहा था, एक टॉक्सिन रिलीज कर रहा था, और वो जो टॉक्सिन है ना वो आगे डिजीज कोज कर रही थी। क्या कोज करवा रही थी, रैपिड मसल स्पैज्म कोज करवा रही थी ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिलीज करवा रही थी कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली। तो किसकी वजह से हो रहा था, अब ये था क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। बैक्टीरिया ने क्या, इसकी बॉडी से निकली एक टॉक्सिन। तो अब अगर मुझे ये क्या था, ये क्या कोज कर रहा था, ये वाला बैक्टीरिया क्या कोज कर रहा था, दिस वाज कोजिंग दी टेटनस। अब हम क्या चाह रहे हैं, टेटनस ना हो किसी को, तो हम क्या टेटनस का पूरा बैक्टीरिया उठा के उसकी बॉडी में डालें। अगर ऐसा करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। और वो पैथोजन कैसा होना चाहिए, वीकेंड होना चाहिए या डेड होना चाहिए, वो तो हमने पढ़ ली। फर्स्ट हम नहीं बना रहे, फर्स्ट हम बनाएंगे सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन में मैंने क्या किया, पूरा का पूरा बैक्टीरिया जो डिजीज कोज कर रहा था वो नहीं डाला। बैक्टीरिया में चीज कौन, डिजीज कौन कोज कर रहा था, टेटनस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल था बेटा इसका टॉक्सिन बैक्टीरिया का। तो मैंने सिर्फ उस टॉक्सिन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और इस टॉक्सिन को निकाल लिया उसकी बॉडी से, और ये जो टॉक्सिन है ना इस टॉक्सिन को इंजेक्ट करवाया। तो जब टॉक्सिन को इंजेक्ट करवाया तो क्या हुआ, उस टॉक्सिन के अगेंस्ट क्या बनी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज। तो इनको हम क्या बोलते हैं, और ये टॉक्सिन भी कैसा, ये नहीं कि पूरा काम करता हुआ टॉक्सिन, इसको भी हमने क्या किया, डाइल्यूट किया है। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये इनइफेक्टिव होना चाहिए टॉक्सिन इनसाइड दी बॉडी, लेकिन टॉक्सिन में ये दो, क्योंकि टॉक्सिन क्या है, एंटीजन की तरह जाएगा, तो उसमें वही इम्यूनोजेनिसिटी और रिएक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये जो टॉक्सिन है इसको हमने क्या कर दिया, लेस इफेक्टिव, और इसको फिर हमने इंजेक्ट करवा दिया इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, यहाँ पे बेटा टॉक्सोइड वैक्सीन्स के अंदर इनको हम बोलते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन्स। और टॉक्सोइड वैक्सीन्स में एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा डीपीटी। डीपीटी जो है क्या है, ये एक टॉक्सोइड। तो डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, इन सब के लिए हमारे पास क्या है, टॉक्सोइड। तो टॉक्सोइड वैक्सीन अगर कोई भी बोलेगा तो समझ में आ गए, हमने जो पैथोजन है, डिजीज कोजिंग पैथोजन है, उसका टॉक्सिन निकाल के उसको वीकेंड करके उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया है। तो ये जो वीकेंड टॉक्सिन होता है इसको हम बोलते हैं टॉक्सोइड। ये क्या है, जब ये लेस इफेक्टिव हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, टॉक्सोइड। तो ये टॉक्सोइड हमने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया है, और एग्जाम्पल क्या है, डीपीटी वैक्सीन। उसके बाद आ जाइए बेटा, अगर हम
अब सपोज करो कोई पैथोजन है, वो किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन रिलीज नहीं कर रहा, टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो हम उसका क्या लेंगे, कोई सेलुलर, सपोज करो उसकी सेल वॉल का कोई ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब उसका कोई पॉलीसैकेराइड है, वो डिजीज कोज कर रहा है, या उसका और कोई सेलुलर कंपोनेंट है ना, कुछ किसी भी तरह का कोई भी सेल का हिस्सा अगर डिजीज कोज कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, बस वही सेलुलर फ्रेगमेंट निकालेंगे और उसको बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे सेलुलर फ्रेगमेंट का मतलब समझ गए ना, उसका कोई भी सेल वॉल का फ्रेगमेंट है ना, मतलब कोई भी केमिकल सपोज करो आपके पास कोई पॉलीसैकेराइड है, उसकी बॉडी में जो डिजीज कोज कर रहा था, या कोई भी और एनी अदर केमिकल, या उसका कोई भी बॉडी का पार्ट, उसकी कोई सेल वॉल है, उसका कोई साइटोप्लाज्म का कोई ऑर्गेनेल है, कुछ भी एनी पार्ट जो भी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था अदर देन दी टॉक्सिन, बस हम उसी को लेंगे और उसको इंजेक्ट करवा देंगे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल आता है बेटा हमारे पास हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कैसे बनती है, यूजिंग ईस्ट। अभी मैं इस पे दोबारा वापस आऊंगी, एक बार हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन पढ़ ले। थर्ड जनरेशन वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको हम कैसे बनवाते हैं, अभी ना हम आगे आगे चलेंगे चैप्टर में, तो हमारे पास एक चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम करते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वैक्सीन बनाते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिखने का तरीका पता क्या होता है, स्मॉल आर और डीएनए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी डिजीज कोजिंग अगर एजेंट है तो उसका डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट, मतलब उसका वो जीन निकाल लेंगे। सपोज करो ये मेरे पास पूरा पैथोजन है ना, या ये एंटीजन इसको बोलना करेक्ट रहेगा, ये है मेरे पास एंटीजन का डीएनए। इसका पूरा डीएनए भी नहीं, सपोज करो इसके डीएनए का सिर्फ इतना पार्ट जिसको मैं बोलूँगी जीन, सिर्फ ये जीन था जो डिजीज कोज कर रहा था। तो मैं क्या करूँगी, इस जीन को मैंने रिमूव कर लिया, रिमूव दी डिजीज कोजिंग जीन। अभी इस लेवल पे ना बायोटेक्नोलॉजी में काम होता है, तो बस यही जीन जो डिजीज कोज कर रहा था डीएनए में से, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस जीन का क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, अब मैं इसको क्या करवाऊंगी, इंसर्ट इनटू अ वेक्टर, कोई भी एक अच्छा सूटेबल वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होता है, कैसे जीन निकालेंगे एंडोन्यूक्लियेसिस को यूज़ करके, ये सब हम बायोटेक में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा समझ लो। यहाँ पे ना हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है जो इस जीन को कहीं पे लेके जाए, कहाँ लेके जाए, टू अ वीकेंड होस्ट सेल। सपोज करो मैंने ये जीन निकाला, अभी जीन को, अब मैंने कोई वीकेंड होस्ट सेल है, होस्ट सेल कैसी है, लाइव है, कैसी है ये होस्ट सेल है, सपोज करो ये एक लिविंग वायरस है, क्या है ये, एक लाइव वायरस है सपोज करो। लेकिन वो लाइव वायरस कैसा है, मैंने उसको वीक कर दिया, वो डिजीज़ कोज नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, इस वीकेंड वायरस के अंदर मैंने इस जीन को डाल दिया। अभी जीन डायरेक्टली उसके अंदर नहीं जाएगा, मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी, जीन को मैंने वेक्टर पे बिठाया, वेक्टर इसको वहाँ पे छोड़ के आएगा होस्ट सेल में। तो अब ये जो होस्ट है, ये जो वीकेंड वायरस है, बस इससे इंजेक्ट करवा दो आप पर्सन को, तो वो क्या बन जाएगी, डीएनए वैक्सीन। इनको हम क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन को हम डीएनए वैक्सीन्स भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है बेटा, यू विल बी सरप्राइज टू नो, इसका एग्जाम्पल भी है बेटा हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी वहाँ भी है, हेपेटाइटिस बी यहाँ भी है, मैंने इसीलिए वहाँ पे लिख दिया था यूजिंग ईस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज ये जो एंटीजन था इतना, यहाँ पे तो हमने बस ये जीन निकाला, इसको वेक्टर पे बिठाया और उसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस जीन को निकाला और इस जीन को हमने किस में डाल दिया, ईस्ट के सेल में, और ईस्ट के सेल में जाके इस जीन ने क्या सिक्रीट करना शुरू कर दिया, जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस कर रहा था जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ रहा था, तो इसने वो अपना जो प्रोडक्ट है
वो सिक्रीट करना शुरू कर दिया। मतलब हमने जो टॉक्सिन लिया है वो डायरेक्टली पैथोजन से नहीं लिया है, पैथोजन की बजाय हमने उस टॉक्सिन को किसी और की बॉडी में बनवाया और वहाँ से जब वो बॉडी सिक्रीट करने लगी वहाँ से उसको कलेक्ट किया और उसको इंजेक्टेबल वैक्सीन बना दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है सेकंड जनरेशन। थर्ड में हमने क्या किया, ये तो जीन को डायरेक्ट ईस्ट में डाला और ईस्ट से प्रोडक्ट ले लिया, नहीं। थर्ड में हमने क्या किया था, जीन को पहले एक वेक्टर में इंटरमीडिएट में डाला, उसके बाद हमने होस्ट में डाला और वहाँ से फिर हमने क्या ली, वैक्सीन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन से डायरेक्ट होस्ट में डाल दिया, ये कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक स्टेप और बढ़ रहा है। तो ये क्यों, इसको इस वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिवैक्स HB वैक्सीन। क्या बोलते हैं इसको हम, रिकॉम्बिवैक्स HB वैक्सीन। रिकॉम्बिवैक्स HB वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए रिकॉम्बिनेशन से DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो वैक्सीन बनाई गई। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो वैक्सीन बनी है अगेंस्ट दी हेपेटाइटिस बी। तो तीनों आपको समझ में आ गया बेटा। तो 3 जनरेशन है हमारे पास। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम इनका लिख लेते हैं। तो इसमें क्या था, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या थी, जिसमें हमने क्या यूज़ किया था, कंप्लीट पैथोजन यूज्ड, पूरा पैथोजन यूज किया था। किस फॉर्म में, या तो वो डेड था या वो एलाइव था। एलाइव था तो वो वीकेंड था, वो एटीन्यूएटेड था। यहां पे हमने सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या किया, हमने ओनली अ पार्ट ऑफ पैथोजन इज यूज्ड टू मेक दी वैक्सीन। और वो पार्ट क्या हो सकता है, उसका कोई टॉक्सिन भी हो सकता है, तो टॉक्सोइड वैक्सीन बन गई, या उसका कोई भी एनी अदर सेलुलर पार्ट। ठीक है। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हमने क्या किया है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, और हमने किसका यूज़ किया है, वेक्टर का यूज़ किया है, और उससे हमारे पास क्या बनी है, वैक्सीन। ये हमारे पास क्या हो गया, एक थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन हो गया कि अगर मिक्स नहीं हो गई हो आपकी। तो 3 जनरेशन की वैक्सीन है, आपको समझ आ गई। और ये नहीं भी समझ आई तो बेटा ये पेजेस आपके पास है ही हैं, इसको देख के दोबारा समझने की कोशिश करना। आगे है बेटा हमारे पास अब इम्यून डिसऑर्डर्स। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हमारे पास हो गया, टाइप ऑफ वैक्सीन हमारे पास हो गई। अब है इम्यून से रिलेटेड डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे बेटा एलर्जीज। क्या होती हैं एलर्जीज, इफ आई टॉक अबाउट दी एलर्जीज, एलर्जीज आर दी, क्या बोलते हैं इनको हम लोकल लैंग्वेज में, दीज आर नोन एज दी हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी। और आप इसको क्या लिख सकते हो, इनएप्रोप्रिएट और exaggerated response of immune system to some harmless substances कह लीजिए या हार्मलेस एंटीजेंस कह लीजिए। हमारी बॉडी ना कुछ चीज़ों को देख के कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो जाती है, उतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। एग्जैजरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति कर देना किसी चीज़ की, कि उतनी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उतना जितना रिएक्ट किया उतना ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन रिएक्शन दे रही। कई बार होता है ना, कोई थोड़ी सी बात कह रही है, हमें उस पर हम रिएक्ट करते, रिएक्ट हम बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं थी। ऐसा ही हमारा इम्यून सिस्टम कई बार गड़बड़ी कर देता है। और वो गड़बड़ी क्या करता है, कुछ चीज़ों को देख के, कुछ एंटीजेंस को देख के वो क्या है, ज़बरदस्ती में एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देने लग जाता है, मतलब ज़बरदस्ती में दबा के IgE एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो एंटीजेंस या सब्सटेंसेस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी एलर्जेंस। सब्सटेंसेस या
एंटीजेंस causing allergies are known as एलर्जेंस। और वो एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं बेटा? कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है, किसी टाइप का फूड। कईयों को देखा ना वीट से एलर्जी होती है, कईयों को किसी पर्टिकुलर फूड में कोई प्रेजर्वेटिव हो उससे एलर्जी होती है, कई लोगों को अगर भुट्टा खा लिया उससे एलर्जी हो जाएगी, कई लोगों को मूंगफली खा ली उससे एलर्जी हो जाती है। तो फूड से हो सकती है, या ये डस्ट वाली एलर्जी तो कितने लोगों ने सुनी होगी, डस्ट से हो सकती है ना, पोलन से हो सकती है, डस्ट माइट से हो सकती है ना, फर से हो सकती है, एनिमल फर, फैदर से हो सकती है, किसी स्पेसिफिक केमिकल से हो सकती है। कोई स्पेसिफिक केमिकल हमें सूट ही नहीं किया। कई लोगों को देखा है जरा सा कोई कहीं पे भी डीओ या परफ्यूम का स्प्रे कर रहा और वो इंसान छींक छींक के पागल हो जाता है। तो ये क्या है? बॉडी का हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। क्या हो गया भाई? कुछ भी नहीं, हार्मलेस चीज़ थी, इतना क्यों छींक रहे हो? भाई हम नहीं छींक रहे, हमारा इम्यून सिस्टम ये हमसे करवा रहा है। तो एलर्जन कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और भी ये लिस्ट बहुत लंबी है, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? सिम्टम्स एंड कोज ऑफ एलर्जी। सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले कोज पढ़ लो, फिर सिम्टम पढ़ने इजी होंगे। कोज में क्या होता है बेटा? देखो कोई भी, मैंने पहले ही लिख दिया, एलर्जन क्या होता है? एक हार्मलेस सब्सटेंस होता है। तो ये हार्मलेस, आसपास पड़ी पोलन पड़े हैं, है ना, कोई फर्क पड़ा है, किसी तरह का केमिकल, और किसी को तो कुछ नहीं बोल रहा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटाइजेशन हो रखी है। तो होता क्या है? देखो हमारी बॉडी के अंदर जब फर्स्ट टाइम ये एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। बस हमारी ना एक्चुअली क्या करती है, हमारी टी सेल पहचाने। अब सुनना, एलर्जी को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी टी सेल उसको पहचानती हैं और फिर वो बी सेल को बताती हैं कि इनके ऊपर रिएक्ट करना है कि नहीं करना है, ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, मतलब हार्मलेस है या हार्मफुल है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आप कोई एलर्जन है वो बॉडी के अंदर घुस गया तो हमारा इम्यून सिस्टम ज़बरदस्ती में रिस्पॉन्स दे रहा है, ज़बरदस्ती में। तो पहले हम क्या बोलेंगे? सबसे पहला जो स्टेप होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ पे इसको हम एलर्जी के केस में हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेंसिटाइजिंग डोज ऑफ एलर्जन। जब एक सेंसिटाइजिंग डोज ऑफ एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, सपोज किसी को पोलन से एलर्जी है, तो वो इंसान को, ये नहीं कि शुरू से थी, जब कभी पहली बार वो पोलन, अब मैं पोलन नहीं लिखूंगी, मैं जनरल लिख रही हूँ, कोई भी एलर्जन फॉर दी फर्स्ट टाइम जब बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो क्या करेंगी? हमारी जो बी सेल है वो इनएप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगी। इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम बी सेल्स, जबरदस्ती रिस्पॉन्ड देंगी और क्या बनानी शुरू कर देंगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। बताओ, वो चीज़ कुछ भी नहीं थी और लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का इम्यून सिस्टम कई बार होता है ना, गुस्से में होता है, अल्लाह मैं तो इस चीज़ के को रिएक्ट करके छोड़ूंगा, तो वही काम कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम ने कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। वो एलर्जन की लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ के एग्जांपल मैंने दे दिए। तो कोई एलर्जन जब बॉडी के अंदर घुस रहा है और उस एलर्जन को देख के पहली बार आपकी बी सेल ने ज़बरदस्ती इनएप्रोप्रिएटली, टी सेल ने कहा हार्मलेस है छोड़ दो, वो तो निकल लिया, बी सेल कैसे छोड़ दें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं रिएक्शन दूंगी, और ज़बरदस्ती उस बेचारी हार्मलेस चीज़ के पीछे उसने ज़बरदस्ती में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर दी। ये था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें देयर विल बी नो एलर्जिक सिम्टम्स, कोई भी एलर्जी के सिम्टम नहीं आएंगे इस केस में। बट 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 अब आएगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। कब आएगा? जब इस एलर्जन की शॉकिंग डोज अब बॉडी के अंदर जाएगी। पहली बार जो इसकी डोज गई
कोई बात नहीं, अभी तक तो जा ही रही थी, बचपन से हमेशा जा ही रही थी, जा ही रही, कुछ भी नहीं हो रहा था, पर एकदम से कभी वो एलर्जन गया, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से एकदम से एलर्जी डेवलप करते हैं हम लोग, तो वो जब गया बॉडी में, ज़बरदस्ती बी सेल ने एंटीबॉडीज बना दी उनके अगेंस्ट। ठीक है, पहली बारी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर अब वो दोबारा, क्योंकि उसके अगेंस्ट इसने एक बार गलती कर दी, बी सेल ने एक बार गलती से क्या बन गई, एंटीबॉडीज। अब बन गई ना एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनने के बाद अगर वो अब जिंदगी में दोबारा, अगर वो एलर्जन दोबारा बॉडी के अंदर एंटर हुआ, क्या होगा, सब्सीक्वेंट एंट्री ऑफ एलर्जन। अब उससे क्या होने वाला है बेटा, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करेंगी पता है, ये जो एंटीबॉडीज हैं अटैचेस विद मास्ट सेल्स। क्या करेंगी, देखो ये एंटीबॉडी, ये हैं हमारे मास्ट सेल्स, इन मास्ट सेल के सर के ऊपर जाके ऐसे बैठ जाएंगी, इनके साथ अटैच हो गई ऐसे, है ना, ये एंटीबॉडीज हो गई अटैच, ये लो। अब ये एंटीबॉडीज के साथ, अब क्योंकि ये है एलर्जन, अब ये एलर्जन, एलर्जन को किस कलर से बनाएं, चलो एलर्जन हो गया वाइट, ये है एलर्जन। जब ये एलर्जन अब सेकंड टाइम एंटर किया तो इसके रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडीज जाके मास्ट सेल से चिपक गई, और इन एंटीबॉडीज के पास आके कौन, एंटीबॉडीज के साथ ही तो रिएक्ट करता है ना एंटीजन, ये लो जी, जब इनके पास आके ये एंटीबॉडीज़ और एलर्जन की जब रिएक्शन होगी तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, ये जो मास्ट सेल है ना बेटा, मास्ट सेल रप्चर्स, मास्ट सेल टूट जाएंगी टू रिलीज इट्स कंटेंट, ग्रेन्यूल की फॉर्म में इसके कंटेंट रिलीज हो जाएंगे, और उन ग्रेन्यूल्स में, उन कंटेंट्स में क्या होगा, हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज होने लग जाएगा। देखो हमारे इम्यून सिस्टम ने एक बार गलती की, जिस चीज़ के लिए रिएक्शन देना ही नहीं था, रिएक्शन छोड़ा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दे दिया। कोई ऐसी बेकार सी चीज़ थी, पोलन थे, हवा में पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, डस्ट होती है, डस्ट से क्या सबको एलर्जी है, किसी किसी पर्टिकुलर को होती है, नहीं क्यों होती है भाई, उसकी बी सेल ने काम बिगाड़ दिया। डस्ट तो हमेशा से नाक के अंदर से जाती आई है, पर कई बार क्या हुआ, वो इम्यून से बी को अच्छा लगा, क्यों आ रही है तू, मैं ज़बरदस्ती रिएक्ट कर दिया तो एंटीबॉडीज़ बन गई। अब वो डस्ट जब दोबारा नाक के अंदर कभी जाएगी तो ये एंटीबॉडीज़ जाके मास्ट सेल के ऊपर लग जाएंगी, और एलर्जन तो हमेशा एंटीबॉडी के साथ, एलर्जन क्या है, काइंड ऑफ एंटीजन, एलर्जन क्या है, इट इज़ द एंटीजन, और ये एंटीजन अपने आप को कहाँ जाके बाइंड करेगा, विद द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एलर्जन की रिएक्शन में मास्ट सेल रप्चर हो जाएगी, और मास्ट सेल के अंदर जो इसके कंटेंट है इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स वो रिलीज हो जाएंगे, और वो है क्या, वो है हिस्टामिन। और हिस्टामिन की आपको दो क्वालिटीज़ पता है ना, हिस्टामिन क्या है, इट इज़ अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या होता है, ब्लड वेसल का डायमीटर चौड़ा कर देता है। अब जिन ब्लड वेसल में कम ब्लड जा रहा था वहाँ ज़्यादा ब्लड जाएगा, या अगर उतना भी रहेगा, अब ब्लड देखो पतला ब्लड वेसल है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया कम हो गया प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ गया प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब कि जब ब्लड वेसल का एरिया बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एकदम से कम होने वाला है उस जगह का। अभी देखना और क्या क्या होगा। और ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, जो हमारी ब्रोंकियोल्स है, लंग के अंदर जो पाइप्स जा रही हैं हमारी, उनके डायामीटर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि ब्रोंकियोल्स के आसपास के जो टिश्यू हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। समझ में आया। तो हिस्टामिन के रिलीज होने से सारी दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि हिस्टामिन फिर क्या रिलीज करता है, ये दो चीज़ों के, इन दो फंक्शंस की वजह से पर्सन का क्या हो जाता है, सिम्टम्स क्या हैं। अभी इसके सिम्टम किधर लिखे जाएं, सिम्टम यहाँ लिख दें। चलो सिम्टम्स में क्या होता है सबसे ज़्यादा, एलर्जी के सिम्टम्स में बताओ जी क्या होती है, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, है ना, एकदम से छींकों पे छींके, छींकों पे छींके। और क्या हो जाएगी, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। हमारे डस्ट नाक के अंदर गई, नाक के अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम से स्वेलअप हो जाएगी उस एलर्जन के रिस्पॉन्स में, और वहाँ से ज़बरदस्ती इतना सारा म्यूकस बहता रहेगा, है ना। या फिर क्या हो सकती है, ब्लॉक्ड नोज़, नोज़ की ब्लॉकेज भी, ऐसा लगेगा बंद हो गया, सूज गए ना यहाँ के टिश्यूज़, वो चिपक जाएंगे अंदर, नाक ब्लॉक हो गया। उसके अलावा से रनिंग नोज़,
watery eyes, है ना, और रेड कलर की भी हो जाएंगी, उनमें रेडनेस भी आ जाएगी। उसके अलावा समटाइम्स रेड रैशेज ऑल्सो, रेड रैशेज ऑल ओवर दी स्किन, तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। एंड समटाइम्स फीवर ऑल्सो, एक फीवर लाइक फीलिंग कि हमें बुखार हो गया जी, बुखार हो गया, हम बीमार हो गए, ऐसे वाली फीलिंग हो जाती है पर्सन को। पता है ना, एलर्जी की बड़ी कॉमन सी चीज़ है आज के टाइम में, तो ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम एलर्जी। तो सिम्टम्स हम सबको पता है। तो अब क्या है, अब हमने क्या पढ़नी है, एलर्जीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स, जिनको हम बोलते हैं टाइप ऑफ, कितने टाइप की एलर्जीज होती हैं। टाइप को ना बेसिकली बेटा ब्रॉडली जो है इसको कैटेगराइज किया गया। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहली टाइप की एलर्जी जो है दैट इज हे फीवर। हे फीवर क्या होती है, एलर्जी फ्रॉम पॉलन, एलर्जी फ्रॉम पॉलन्स, किसी भी ट्री का, प्लांट का, किसी भी वीड का, किसी भी चीज़ का पोलन जो नाक के अंदर जाके, जैसे मई जून में वो चलती है ना, पाइन्स के जो कॉन्स हैं वो खुलते हैं, उनमें से पोलन निकलता है। तो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके नीचे जो लोग रहते हैं, वो पूरा येलो शावर की तरह पूरी पीली पीली कलर की विंड चलती है, उनके अंदर क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं। तो उस टाइम पे जिनको पोलन से एलर्जी है ना, उनकी लाइफ हेल हो जाती है। तो पोलन से जो एलर्जी होती है, एलर्जी फ्रॉम पोलन, उसको हम बोलते हैं हे फीवर। क्या होता है इसके अंदर, पोलन नाक के अंदर जाएगा, नाक के अंदर जाके नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, एलर्जन कौन है, पोलन। तो जब पोलन अंदर एंटर करेगा, मास्ट सेल को क्या होगा, मास्ट सेल रप्चर होगी, वहाँ से हिस्टामिन निकलेगा, हिस्टामिन निकलने की वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी सिक्रीशंस, और साथ साथ क्या हो जाएगी, स्वेलिंग बढ़ जाती है ना, रेड आइज भी रेड हो जाती हैं। किस वजह से, जो ब्लड वेसल्स है ना वो डायलेट हो जाते हैं। क्या बताया, हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर। और छींकें आएंगी बहुत बुरी तरह, ऐसे लगेगा गला भी रुक गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हिस्टामिन एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर भी है। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या हैं, वही है फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, है ना, पोलन एलर्जी में छींकें लगती हैं दबादब। उसके अलावा रनी नोज, रेड वाटरी आइज, है ना। उसके अलावा क्या होगा, है ना, रनी नोज हो गया, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग होगी, रेड वाटरी आइज हो गई, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ब्लॉक्ड नोज भी हो जाता है समटाइम, है ना, जो हमने पीछे लिखा है ब्लॉक्ड नोज। और ये सारे सिम्टम किस वजह से आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे हो रही है इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी, प्लस जो आईज की रेडनेस किस वजह से हो रही है ना, जो कंजक्टिवा है हमारी आई की अपर आईलिड के नीचे जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है, कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो ऐसे कंजक्टिवाइटिस जैसी उससे लाल आंखें खुलती नहीं है, ऐसे ऐसे लगता है ओह हीट निकल रही है। तो ये सारा कुछ क्या है, दिस इज नोन एज दी हे फीवर। तो पोलन से जो एलर्जी होगी दैट इज हे फीवर। नेक्स्ट है बेटा एस्थमा, है ना। एस्थमा के अंदर क्या होता है, देखो एस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और ये किस वजह से होगी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, भाई ये हिस्टामिन भाई साहब बैठे हैं ना, ये हिस्टामिन क्या है, ये हिस्टामिन एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रोंकियोल्स का डायामीटर रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस द डायामीटर ऑफ ब्रोंकियोल्स, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, लेस एयर जाएगी अंदर बॉडी के, लेस एयर, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। हमारी जो अंदर पाइप्स हैं जो लंग्स को जा रही हैं वो सिकुड़ के उनका जो डायमीटर है छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगी, लेस एयर जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या देना पड़ेगा ऐसे लोगों को, इससे बचाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एंटी हिस्टामिन स्प्रे। ऐसे लेते हैं ना वो लोग, पंप्स लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एंटी हिस्टामिन स्प्रेज होते हैं उसके अंदर। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
वो अफेक्टेड होता है। लोअर क्यों? क्योंकि जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? लंग्स के अंदर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और यहाँ पे हमारा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये नीचे तक नहीं जाती ये वाली एलर्जी, ये ऊपर ही ऊपर दुखी कर रही होती है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। और लास्ट आ गया बेटा एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसमें क्या हो जाता है? इफ कंप्लीट बॉडी tissues reacts against allergen। ऐसा कब होता है? सपोज कोई गलत इंजेक्शन लगा लिया, कोई गलत मेडिसिन खा ली, है ना, रॉन्ग ड्रग है कोई भी, मतलब रॉन्ग ड्रग नहीं लिखूंगी, किसी भी ड्रग के रिस्पॉन्स में कोई भी ड्रग औरों को सूट करी, किसी को नहीं करती, होता है ना, कईयों को पूछ लेते हैं आपको किसी दवाई से, किसी केमिकल से एलर्जी तो नहीं है ना। तो अगर किसी को पता नहीं है कि मुझे एलर्जी नहीं है, उस पर्सन को है, तो क्या होगा? उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। भैया मौत के मुंह से निकल के आएगा वो इंसान बाहर। कैसे? अभी तो क्या हो रहा था, बॉडी के सिर्फ कुछ पार्ट ही रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वहाँ से हिस्टामिन रिलीज हो रहा था। यहाँ पे वो जो वैक्सीन या ड्रग या कोई दवाई ऐसी खा ली जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, उसमें क्या होगा? ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी विल रिस्पॉन्ड। हर एक बॉडी का सेल क्या सिक्रीट करेगा? हिस्टामीन। और हिस्टामीन सिक्रीट करने से मैंने बताया ना, हिस्टामीन क्या क्या काम करता है? ये वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर है तो ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल का जो डायामीटर है उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बेटा बीपी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। पर्सन ऐसे ही फेंट होता चला जाएगा। बीपी जितना कम, जितनी डायलेशन होती रहेगी बीपी उतना कम, उतना ज़्यादा इंसान क्या होता चला जाएगा? फेंट। और ये ब्लड वेसल जैसे जैसे मतलब स्वॉलन होंगे, इनका डायामीटर बढ़ेगा, इनकी परमिएबिलिटी में चेंज आएगी, तो जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स, वो लीक होने शुरू हो जाएंगे। बॉडी फ्लूइड्स, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? बॉडी फ्लूइड लीक होने की वजह से क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी बॉडी पे। टंग स्वेल हो जाती है इस केस में, है ना, आईज की स्वेलिंग हो जाती है बहुत बुरी, पूरी बॉडी ही सूज जाती है। और दूसरा यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। भाई बंदे को सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, है ना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, और प्रॉपर एयर उसको मिल ही नहीं रही है तो वैसे ही फेंट होने वाला, मरने वाला हो जाएगा। और जो हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी जकड़न बॉडी में महसूस होगी, बिल्कुल बहुत बुरी हालत होती है इस केस में। तो इसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक या एनाफाइलेक्सिस। जब पूरी की पूरी बॉडी पे एलर्जन का इफेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाफाइलेक्टिक शॉक, एंड इट इज़ फैटल फॉर लाइफ। अगर इसको ट्रीट फटाफट से अगर आपको एंटी हिस्टामिन, इनके लिए सारी जितनी भी टाइप की एलर्जीज़ हैं, जितनी भी टाइप की एलर्जी है, इनके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, क्या देना चाहिए? या तो हमें देने चाहिए एंटी हिस्टामिन्स। जिनको नेजल एलर्जीज है ना, एलर्जिक रिनाइटिस, ये पोलन से है, डस्ट से है, माइट से है, फैदर से, छींकों वाली एलर्जी, उनको क्या देते हैं? एंटीहिस्टामिन तो देते हैं। सिट्राजीन खाते हो, मोन्टास खाते हो, ये जो मोन्टेयर होती है, इन सब के अंदर क्या होते हैं? एंटीहिस्टामिन ही तो हैं। इसके अलावा बेटा या स्टीरॉइड्स दे दीजिए। एलर्जी ज़्यादा सीवियर है, स्टीरॉइड दे दो। स्टीरॉइड का एग्जाम्पल जैसे कोर्टिसोल्स, है ना, स्टीरॉइड का एग्जाम्पल। या फिर उनको आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो एड्रीनलिन, कि भैया एस्थमा का अटैक आ गया या एनाफाइलेक्टिक शॉक आ गया, तो क्या देने पड़ते हैं उनको? इवन एड्रीनलिन देना पड़ता है। बहुत हाई डोज स्टीरॉइड्स की देनी पड़ती हैं, तब जाके उनकी पोजीशन जो है स्टेबल होती। क्यों? क्योंकि सारा काम कौन बिगाड़ रहा है एलर्जी में? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन को रिवर्स करना है बस हमें। तो हिस्टामिन के लिए क्या होते हैं? एंटी हिस्टामिन होते हैं। अगर एंटी हिस्टामिन काम नहीं कर रहे, भी हिस्टामिन नहीं काबू में आ रहा, थोड़ा और स्टीरॉइड लगा दो साथ में, एड्रीनलिन लगा दो साथ में। समझ में आ गया? तो ये है एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है। उसमें कौन कौन पिक्चर में आती हैं? अच्छा, ये जो मैं एंटीबॉडीज़ लिख रही थी ना, इनका नेम तो मैंने मेंशन किया ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली पिक्चर में कौन आती है? मास्ट सेल। और मास्ट सेल के ऊपर ये जो एंटीबॉडीज़ लगी हुई हैं, एंटीबॉडीज़ पता कौन सी हैं? IgE। मैंने बताया था ना आपको, IgE एंटीबॉडीज़ बनती हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे आके मास्ट सेल से अटैच हो जाती हैं। ये पिंक कलर का क्या है? दिस इज़ द मास्ट सेल।
और ये क्या लग गया इसके ऊपर आके एलर्जन। तो कौन सी एंटीबॉडीज मिलेंगी जिस टाइम एलर्जी के टाइम में? IgE एंटीबॉडीज। ठीक है, तो बस ये चीज़ें आपको एलर्जी में याद रखनी है बेटा। हमारा वैक्सीनेशन हो गया, एलर्जीज आ गई, अब नेक्स्ट टाइप के इम्यून डिसऑर्डर के साथ हम लोग आएंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।